हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 14 दोलन चल रहा था और अब तक हम 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ पढ़ेंगे जो कि आपके फिजिक्स में बार बार जो है वो आपको देखने को मिलेगी भाई। तो इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे भाई। ये माध्य स्थिति क्या है, ठीक है, आयाम किसे कहते हैं, आवर्तकाल क्या होता है, रेखीय आवर्ती क्या है, कोणीय आवर्ती किसे कहते हैं, कला कोण क्या होता है और कलांतर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रमुख शब्दावलियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो पहला टॉपिक है हमारा कि माध्य स्थिति या समम्य स्थिति किसे कहते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और इस रस्सी पे यहाँ पर कोई पिंड जो है वो बांधा हुआ है। अब अगर मान लो कि ये इस पर बल लगाया जाए भाई, अगर हम इस पर बल नहीं लगाएंगे तो ये रस्सी जो है, ये पिंड जो वो अपनी इस अवस्था में बना हुआ रहेगा। ये जो अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं कि भाई अभी ये जो पिंड है वो कहाँ पर है, मध्य स्थिति में है। कहाँ पर है, मध्य स्थिति में। कब तक रहेगा भाई, जब तक आप कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। अब सपोज करो अगर आपने इस पर बाह्य बल लगाया तो क्या होगा भाई, ये अपने इस मध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। तो सपोज करो कि अपन ने इस पर बल लगा दिया और ये इसका अधिकतम विस्थापन है, इधर जाएगा और फिर वापस आएगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने मध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो वो क्या करेगा, दोलन करेगा भाई। तो आपको समझना क्या है कि अगर इस पिंड पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है, उस स्थिति में पिंड जो वो कहाँ रहेगा भाई, मध्य स्थिति में रहेगा। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि मध्य स्थिति या समम्य स्थिति से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखेंगे भाई कि वह स्थिति जहाँ पर कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल या बाह्य बल शून्य होता है, अर्थात कण जो वो संतुलन की अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्थिति कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। किसी कण की वह स्थिति जिसमें कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल शून्य हो, अर्थात कण अस्थायी संतुलन की अवस्था में हो, ऐसी स्थिति मध्य स्थिति या समम्य स्थिति कहलाती है। ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी भाई, ठीक है। हाँ जी, अगला जो आपके शब्द बार बार आता है आयाम या एम्पलीट्यूड, इसे कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो आयाम क्या है भाई, देखो इसी उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल, ये पिंड जो वो यहाँ पड़ा हुआ था, इस पर अगर आपने बाह्य बल लगाया तो ये क्या करेगा, ये सरल आवर्त गति करता है। तो बाह्य बल लगाने के उपरांत क्या होगा, कण दोनों दिशाओं में जिस मैक्सिमम दूरी तक जाता है, यानी अपनी मध्य स्थिति से जितना अधिकतम वो विस्थापित होता है, उस अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहा जाएगा, आयाम कहते हैं। जैसे मान लो कि ये पिंड यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता, तो ये अधिकतम जो विस्थापन हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, सरल आवर्त गति कर रहे कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं।
ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके बार बार सामने आती है कि आवर्तकाल क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी काल शब्द जुड़ जाता है इसका मतलब वो समय की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं तो आवर्तकाल क्या होगा भाई, कि अगर कोई भी पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो एक चक्कर पूरा करने में या एक कंपन पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं भाई। जैसे मान लो कि अभी जो अपन ने ये झूले वाली स्थिति बताई, मान लो कि ये पिंड है, ये रस्सी के सारे यहाँ पर लटका हुआ है और इसको आपने क्या किया, बाह्य बल लगाकर घुमा दिया तो ये इस तरफ जाएगा भाई पहले अधिकतम पोजीशन पर, फिर ये क्या करेगा भाई वापस आएगा। ठीक है, फिर इस तरफ जाएगा अधिकतम पोजीशन पर और फिर वापस आएगा। तो देखो इस पिंड को यहाँ से यहाँ जाने में, फिर वापस आने में, यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वापस आने में, तो इसका एक कंपन पूरा होगा। ठीक है, और इस एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो कि ये अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में पृथ्वी क्या करती है भाई, चक्कर लगाती है, ये अपनी अर्थ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि पृथ्वी जब यहाँ से चलेगी और वापस यहीं पहुँचेगी, एक चक्कर पूरा करेगी तो उसे जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आप जानते हैं कि भाई पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो परिभाषा आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ भाई। क्या लिखेंगे, सरल आवर्त गति कर रहे कण द्वारा एक चक्कर या एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को सरल आवर्त गति कर रहे कण द्वारा एक चक्कर, एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को कण का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि ये समय है तो इसका मात्रक भी याद रखना भाई। आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक जब वो फिजिक्स में समय का सेकंड होता है तो आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, अगली परिभाषा देखो, आवर्ती। आवर्ती को हम एफ से भी दिखाते हैं भाई। ठीक है, स्मॉल एन से भी दिखाते हैं और न्यू से भी दिखाते हैं। आवर्ती जो है वो क्या होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्ती को आप समझने के लिए पहले वाला ही उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर कोई पिंड 1 सेकंड में, जैसे ये पिंड यहाँ लटका हुआ है, ये सरल आवर्त गति कर रहा है, तो 1 सेकंड में ये पिंड जितनी बार कंपन करता है उन कंपनों की संख्या को या उन दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है। तो 1 सेकंड में ये कितने कंपन पूरे करता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो परिभाषा लिख देता हूँ मैं, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, अगर केवल आवर्ती शब्द लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब वो रेखीय आवर्ती है। अगर एग्जाम में कोणीय आवर्ती आती है तो वो अगला आगे लिखेगा कोणीय आवर्ती, लेकिन रेखीय के आगे रेखीय लिखना आवश्यक नहीं है। अगर केवल आवर्ती आता है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, कौन सी गति है, रेखीय गति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आवर्ती और आवर्तकाल का एक रिलेशन है, वो याद रखना भी। तो किसी भी कण की आवर्ती F बराबर होता है 1/t, और ये t क्या है यहाँ पर, आवर्तकाल। ये सूत्र जो है वो आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। t क्या है यहाँ पर, आवर्तकाल।
अब देखो, यानी आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। अब आपको पता है कि भाई इस आवर्तकाल का मात्रक जो वो सेकंड होता है और ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आवर्ती का मात्रक, आवर्ती का मात्रक क्या होगा भाई, सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है, या प्रति सेकंड होगा। और एक वैज्ञानिक के नाम पर इस सेकंड इनवर्स को क्या कहा जाता है, प्रतिशत मात्रक के रूप में हर्ट्ज कहा जाता है। HZ से दिखाते हैं भाई। तो आप जब रेडियो यूज़ करते हैं या FM यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिखा था ना भाई, इस आवर्ती पर 220 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो आवर्ती का मात्रक वैसे तो सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन इस हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इस आवर्ती के मात्रक को क्या कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और रेखीय आवर्ती जो वो आवर्तकाल का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। चलते हैं आगे जी। अगली परिभाषा देखें, कोणीय आवर्ती। अब यहाँ देखो शब्द आ गया कोणीय, इसका मतलब कण की गति कैसी है, कोणीय गति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोणीय आवर्ती आया है, इसको हम किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कोणीय गति से आप समझ सकते हो कि भाई मान लो कि कोई कण जो है वो वर्ताकार पथ पर गतिशील है, इस प्रकार से, ये मान लो वर्ताकार पथ है, तो यहाँ इस पथ पर अगर कोई कण गति करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोणीय गति कहेंगे। तो यहाँ पर आवर्ती, रेखीय आवर्ती की जगह क्या सब काम आएगा, कोणीय आवर्ती काम आती है भाई, ठीक है। तो परिभाषा देखो क्या हो जाएगी इसकी, परिभाषा में आप लिखेंगे किसी कण के प्रति सेकंड कला कोण में होने वाले परिवर्तन, किसी कण के प्रति सेकंड कला कोण में होने वाले परिवर्तन को कोणीय आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो भाई क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो कि पिंड यहाँ है और अभी इस सेंटर के सापेक्ष कोई इसका कोण नहीं बन रहा है, मान लो ये कण जो है वो कुछ समय बाद यहाँ आ गया, तो अब इसका एंगल कितना बन जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो प्रति सेकंड इस कला कोण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोणीय आवर्ती। अब जैसे जैसे भाई समय बीतेगा तो ये कण यहाँ था तो कुछ समय बाद यहाँ चला जाएगा, तो थीटा में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो प्रति सेकंड कला कोण में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय आवर्ती कहते हैं। अब देखो, अगर मान लो ये कण यहाँ से चलकर एक चक्कर पूरा करता है और वापस यहीं आ जाता है, तो कोण कितना बनेगा, 360 बनेगा भाई, ठीक है। तो अगर देखो हमने पढ़ा है कोणीय वेग, कंफ्यूज मत होना भाई, इस कोणीय आवर्ती और कोणीय वेग दोनों एक ही चीज़ है, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। जैसे हम रेखीय वेग में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा, और कोणीय विस्थापन कितना है, ये थीटा अपॉन टी, ठीक है। अब देखो एक चक्कर की बात करोगे तो एक चक्कर के लिए हम क्या लिख देंगे, ओमेगा। अगर कण यहाँ से चलकर वापस यहीं आ जाता है तो एंगल कितना बनेगा, 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो वो कैपिटल टी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई अपॉन टी। इस फॉर्मूले को याद रखना भाई, ठीक है। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा था कि 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला चेंज होकर आपके बन जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई, ऐसा का ऐसा 1/t की जगह हम क्या रख सकते हैं, रेखीय आवर्ती f। तो कोणीय आवर्ती और रेखीय आवर्ती में संबंध भी आपको याद रखना है, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई f, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाँ जी, अगली परिभाषा देखो, कला कोण क्या होता है। अब सीधी सी बात, अभी कोण का ही कह रहा है। तो अभी अपन ने कहा था कि मान लो कि कोई कण जो है वो वर्ताकार पथ पर गतिशील है, इस तरह से, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, कण यहाँ तक कुछ समय बाद यहाँ आ गया, तो एंगल कितना बना भाई, थीटा, ठीक है। तो किसी क्षण कण की स्थिति या गति को व्यक्त करने वाले
जो भौतिक राशि है उसी को हम क्या कहते हैं, कला कोण कहते हैं, या केवल कला से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह राशि जिसके द्वारा कंपित कण की साम्य स्थिति से किसी क्षण कण की स्थिति या गति को व्यक्त, वह राशि जिसके द्वारा कण की समय स्थिति से किसी क्षण कण की स्थिति या गति को व्यक्त करते हैं, कला कोण या कला कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये कोण कितना है उसी पर तो डिपेंड करेगा। और कल अपन ने विस्थापन का समीकरण पढ़ा था भाई, ठीक है, और विस्थापन का समीकरण क्या पढ़ा था, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, वो आपके कला कोण है, या इसी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो कलांतर का मतलब क्या है, अगर इसकी संधि करोगे तो कला प्लस अंतर, यानी कला क्या है, कोण है, यानी अगर दो कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं तो उनके कला कोण में अंतर को क्या कहा जाता है, कलांतर कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं अपन यहाँ से, साम्य स्थिति से सरल आवर्त गति कर रहे दो कणों के कला में अंतर को कलांतर कहते हैं, कलांतर कहते हैं। अब मान लो कि जो पहला कण है, पहला कण, उसका कला कोण जो वो क्या है, वो है ओमेगा टी प्लस फाइव वन। इसी प्रकार मान लो कि दूसरा जो कण है, दूसरा कण, उसका कला कोण है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव टू। अब आपसे पूछ ले कि कलांतर क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई, अंतर निकाल लेंगे दोनों का। कलांतर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव वन। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव टू माइनस फाइव वन। ये आपके क्या कहलाएगा, कलांतर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि दो कण जब वो समान कला में कब होंगे और विपरीत कला में कब होंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ समान कला में, देखो भाई समान कला का मतलब क्या है कि यदि दो कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्थिति और गति दोनों क्या है, एक जैसी है, तो वो क्या कहलाएंगे, समान कला में कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, यदि दो कणों की स्थिति व गति एक जैसी हो तो वे समान कला में कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। उदाहरण के लिए समझ लो समान कला का मतलब क्या, जैसे मान लो एक कण है, उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, इस तरह का, ये अपना पहला कण है। इसी प्रकार से मान लो कि दूसरा कण है और उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आता है। तो देखो जब यहाँ पर संग बन रहा है, यानी ऊपर का हिस्सा है तो यहाँ भी ऊपर का हिस्सा है, यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे है, यानी ये दोनों ग्राफ जो वो एकदम एक जैसे हैं, यानी उन दोनों कणों की गति क्या है, एक जैसी है। तो ये कण जो है, ये दोनों कण ये आपस में क्या कहलाएंगे, समान कला में कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है
कि अगर दो कण समान कला में होते हैं तो जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो नोट डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, समान कला में कणों का कलांतर पाई का समगुणज होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कलांतर जो आएगा φ2 माइनस φ1 वो आएगा 2 पाई, ठीक है, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से। तो अगर कलांतर का मान जो वो पाई का समगुणज है तो आप समझ जाना कि वो आपस में कण क्या है, समान कला में है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर दो व्यक्ति चल रहे हैं, ये दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ पर है और एक ये व्यक्ति है, जैसा भाई फौज में होता है। तो अगर ये दोनों चल रहे हैं और इनकी गति एक जैसी है, जब ये लेफ्ट पैर निकाल रहा है तो इसका भी लेफ्ट पैर आना चाहिए, इसका राइट हैंड है तो इसका भी राइट हैंड आना चाहिए। तो दोनों एक जैसी अगर गति कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, समान कला में कहलाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो इसी का एक और अपोजिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई विपरीत कला का मतलब क्या है, विपरीत कला का मतलब है कि एक कण अगर मान लो बाईं तरफ जा रहा है तो दूसरा कण कहाँ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो अगर एक दूसरे के विपरीत है तो वो क्या कहलाएगी, विपरीत कला। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर विपरीत कला में है कण तो उनका कलांतर जो वो पाई का विषम गुणज हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आगे लिख देता हूँ भाई विपरीत कला का मतलब क्या है। हाँ जी, देखो विपरीत कला का मतलब जब दो कण आप गति कर रहे हैं तो उनकी स्थिति और गति एक दूसरे के विपरीत हो तो वो क्या कहलाएंगे, विपरीत कला में। यदि दो कणों की स्थिति व गति एक दूसरे के विपरीत हो तो दोनों कण विपरीत कला में कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहूँ तो देखो, मान लो ये पहला कण है, इसका जो स्थिति का निरूपण है वो इस तरह से है और हम कह रहे हैं कि ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, विपरीत कला में हैं। तो जब इसका मैक्सिमम आएगा तो यहाँ पर इसका क्या चलेगा, यूँ अपोजिट हो जाएगा भाई। तो ये देखो, जब इसका अपर है तो इसका नीचे वाला भाग आएगा, जब इसका नीचे वाला भाग आएगा तो इसका ऊपर वाला भाग आएगा। तो ये दोनों कण जो वो क्या कहलाएंगे, विपरीत कला में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कण बाईं तरफ जा रहा है तो दूसरा जो वो कहाँ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। और क्या ध्यान रखना है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कण विपरीत कला में है तो कलांतर, नोट डाल के लिख लो, विपरीत कला में कलांतर यानी φ2 माइनस φ1 का मान पाई का विषम गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब φ2 माइनस φ1 अगर आपको मान मिलता है 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो आपको समझ जाना है कि वो दोनों कण किस में हैं, विपरीत कला में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे परिभाषाएं आपको समझ आई होगी। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।